अच्छा देखो, आज आप लोग का स्टार्ट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि पेपर 4 है। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो वाला जो पार्ट है वो ज़्यादातर आपका क्लास 11 वाला कोर्स है, जिसमें पहला है बेसिक्स, सेकंड है यूटिलिटी, उसी के अंदर है डिमांड। ठीक है, डिमांड और यूटिलिटी जो चैप्टर है उसको बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर? क्योंकि डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, हम और आप करते हैं, है ना। क्योंकि डिमांड कंज्यूमर करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंज्यूमर बिहेवियर। और कंजम्पशन भी कौन करता है? कंज्यूमर करता है। सेटिस्फेक्शन किसको मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है। इसलिए यूटिलिटी चैप्टर भी किसके अंदर आता है? कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है। क्लियर? इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है प्रोड्यूसर बिहेवियर या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर क्या करता है? नंबर 1 सप्लाई करता है, तो सप्लाई किसके चैप्टर के अंदर आ जाता है? प्रोड्यूसर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सप्लाई चैप्टर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर ये किसके अंदर आएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। फिर इसके बाद आपका एक चैप्टर है जिसमें आता है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में कैरी करता है। किस में कैरी करता है? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। उसके बाद आपका सबसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केट चैप्टर। इसके अंदर 3 चैप्टर है। पहला हो गया मार्केट, सेकंड हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, और थर्ड हो गया प्राइस इन्फ्लुएंस अंडर डिफरेंट मार्केट। तो मार्केट चैप्टर से कॉस्ट एंड प्रोडक्शन से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स कौन कैरी करता है? मार्केट चैप्टर। ये पूरा आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें एक और चैप्टर आ जाता है, छोटा चैप्टर, एक दिन का क्लास है, वो है बिजनेस साइकिल। क्या चैप्टर का नाम? जैसे भी देख रहे हैं वार वगैरह चल रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? तो वार वगैरह चल रहा है, तो जो अच्छा खासा अमेरिका, जो कि एक अच्छा खासा डेवलप कंट्री है, वो भी अब किस में जा रहा है? हम लोग को मान के चलो इंडिया पाकिस्तान से गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हम लोग को शिप दे दो, शिप वार दे दो। तो क्या हो गया? इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। मतलब कभी भी एक जैसा इंसान का सिचुएशन नहीं रहता, इकोनॉमी का सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई क्या होता रहता है? वो फ्लक्चुएट होता है। इसी को कहते हैं बिजनेस साइकिल। तो ये चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर्स है वो क्लास 12 से सिर्फ 10% मिला जुलता है। बाकी जितने भी चैप्टर्स इसके अंदर है वो टोटली आप लोग के लिए नया है, वो क्लास 12 से नहीं मिलता है। पहला चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा अच्छा से। इसी के अंदर बस फ़र्क ये है, क्लास 12 में 2 चैप्टर था। एक चैप्टर था नेशनल इनकम, एक चैप्टर था, आपको याद होगा, की नेशन थ्योरी। याद है? की नेशन थ्योरी। तो ये दोनों को मिला के अब एक चैप्टर हो गया सीए फाउंडेशन में, जो कि है नेशनल इनकम। इसमें हम दोनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, की नेशन थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे और नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है मनी मार्केट। क्या चैप्टर का नाम है? बट क्लास 12 में चैप्टर था, क्या था? मनी एंड बैंकिंग। यहाँ चैप्टर का नाम क्या है? मनी मार्केट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। थोड़ा सा मनी के बारे में जो क्लास 12 में पढ़ा था वो यहाँ पे झलक आपको मिलेगा, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि आपको मनी कितना अपने पास होल्ड करना है। जैसे आप सबके पॉकेट में अभी कैश होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो कितना कैश आपको अपने पॉकेट में रखना है वो कैसे पता चलेगा, और कितना नहीं रखना है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग सीखेंगे कौन से चैप्टर में? मनी मार्केट चैप्टर में। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है पब्लिक फाइनेंस। क्या चैप्टर का नाम है? आपको याद होगा क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा था बजट, याद है? तो उसका कुछ झलक आपको पब्लिक फाइनेंस में मिलेगा। बाद बाकी पब्लिक फाइनेंस जो चैप्टर है वो टोटली डिफरेंट है। वो टोटली क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का रोल किसी भी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हम पढ़ाएंगे आपको कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तो कोई भी इकोनॉमी किस तरह से रन करता है और क्या क्या इसके अंदर डिमेरिट्स हो सकता है, और अगर गवर्नमेंट आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करता है, ये सीखेगा हम लोग पब्लिक फाइनेंस।
अच्छा, थोड़े दिन पहले आप लोग ये देखा था, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगा रहा था, सुना था ना टैरिफ के बारे में। तो इससे एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या नाम है? तो जो भी आप लोग उस टाइम पे न्यूज़ वगैरह में टैरिफ के बारे में आ रहा था, आप लोग को समझ में उतना नहीं आया होगा। हाँ, बस इतना समझ में आया होगा, ओ अमेरिका ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि भाई अमेरिका क्यों टैरिफ लगा रहा था और इंडिया क्यों अपोज कर रहा था, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो कितना चैप्टर हो गया यहाँ पे अभी तक? पहला नेशनल इनकम, दूसरा मनी मार्केट, तीसरा पब्लिक फाइनेंस, चौथा इंटरनेशनल ट्रेड। कितना चैप्टर हुआ? 4, एक लास्ट चैप्टर, और वो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी। अब आप बोलेगा सर क्लास 12 में तो इंडियन इकोनॉमी इतना मोटा था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ 4 पेज का इंडियन इकोनॉमी है, सिर्फ 4 पेज का। और बेसिकली आपको ये 4 पेज में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, और वो है नीति आयोग। सुना है ना नाम? पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, अब इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग, और नीति आयोग के मुताबिक है ना, सरकार क्या क्या स्कीम निकाला है, कौन सा स्कीम किससे रिलेटेड है। ईवी सुना ना? ईवी अभी बहुत ईवी चल रहा है, अभी खासकर तो ईवी और डिमांड में आ जाएगा। बोलो क्यों? हाँ, पेट्रोल और डीजल संकट में है कि नहीं? पावर संकट में है, तो अब ईवी का चलती होगा। अब पेट्रोल पंप पे जब जाओगे ना तो ईवी का लाइन होगा, इनका नहीं होगा। बस समझ आ रहा है? तो ये चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ पे पढ़ाएंगे? इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर। क्लियर? तो पहले मॉड्यूल 1 जो आप लोग को मिला है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकेंड मॉड्यूल जो है उसका नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है सबको? अच्छा, हमारा जो बुक है उसका नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो पहले हम आपको ये बताएंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, ऑलमोस्ट सबको पता भी होगा। फिर हम आपको बताएंगे बिजनेस क्या होता है, फिर हम क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो आपको डेफिनेशन मिलेगा क्या चीज़ का? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। चलो सबसे पहले एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स छोड़ो, इकोनॉमी क्या होता है? हाँ, इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां पे सब लोग काम कर रहे होते हैं, अपने मतलब काम कर रहे होते हैं, डेट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होता है अपने लिविंगहुड को पालने के लिए। क्लियर? जैसे ये भी क्या है? इकोनॉमी है। गुवाहाटी क्या है? इकोनॉमी है। असम क्या है? इकोनॉमी है। इंडिया क्या? इकोनॉमी है। बस सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? इकोनॉमी क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताओ, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितने सेक्टर होते हैं? इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन सेक्टर कितने होते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर 3। नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी किस में आता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शियरी किस में आता है? सर्विस में। यहाँ तक क्लियर? कितने सेक्टर्स होते हैं? सिर्फ सेक्टर्स बोलेंगे, कितने सेक्टर्स होते हैं? किसी भी इकोनॉमी में 4 जन होता है जो काम कर रहा होता है। कौन कौन? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बेसिक चीजें हैं इकोनॉमिक्स की। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अगर आप मैं पूछूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? बुक अभी नहीं देखना, अभी आप आज बुक नहीं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? कोई बोल सकता है इकोनॉमिक्स क्या है? चलो एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, घर घर की कहानी। इकोनॉमिक्स को बेसिकली इंडियन बोलते हैं घर घर की कहानी। अब बताओ, तुम लोग जब सुबह उठते हो तुम्हारे मम्मी पापा के पास सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? मतलब सबसे कठिनाई चीज़ क्या होता है? मम्मी का बात करते हैं, मम्मी के लिए सबसे कठिनाई चीज़ सुबह उठते ही क्या होता है? काम करना, है ना? लेकिन काम बहुत है, लेकिन टाइम क्या है? कम है। लेकिन आप देखता होगा मम्मी उसी टाइम पे कैसे भी सारा मैनेज कर लेती है। हाँ या ना? आपका पापा का भी नाश्ता बना लेती है, आप लोग के नखरे भी अलग अलग तरीके के ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, टाइम तो कम है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे आप अनलिमिटेड वांट्स को क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे, उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। यहाँ तक क्लियर? क्या बोला? फिर से,
इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे हम सेटिस्फाई करें, उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इकोनॉमिक्स में बेसिक प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कोई पूछेगा कि भैया बेसिक प्रॉब्लम, याद रखना मैंने बोला बेसिक, हर का, आपका, मेरा, सब का सर कुछ प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है सर। वो क्या है? इच्छाएं बहुत हैं, अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस का मतलब ये नहीं पैसा, याद रखना। तो अंबानी जी के पास क्या पैसा कम है? नहीं, लेकिन फिर भी अंबानी जी का क्या है? बेसिक प्रॉब्लम है। क्यों? उनके इच्छाओं के मुताबिक, क्या बोला? उनके इच्छाओं के मुताबिक उनके जो रिसोर्सेस है वो क्या पड़ जाते हैं? कम पड़ जाते हैं। यहां तक क्लियर? ये मैंने नहीं बोला रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ही, लेकिन कंपेयर टू क्या? आपके वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। तो 3 बेसिक प्रॉब्लम है। कितना प्रॉब्लम? 3। पहला बेसिक प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेस। तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब मैंने मान के चलो गोलचा को 100 रुपया दिया, बोला जाओ मेरे लिए कुछ ले आओ। अब ये मुसीबत में फंस गया। बताओ क्यों? अरे भाई क्या लाए? बिस्किट ले आए, सर ढाक तो नहीं देगा। चिप्स ले आए, अरे सर खाता तो नहीं होगा। क्या लाए? मतलब एक चीज से आप बहुत सारे चीज कर सकते हैं। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया चॉइस का। किसका? अगर मैं ये बोलता 100 रुपया लो, बिस्किट लेके आओ, वो भी पार्ले जी, क्या कोई दिक्कत होता? नहीं दिक्कत होता। बस आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव यूजेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसका? चॉइस। क्लियर? चॉइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर चॉइस ना हो तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बस सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? तो नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स थे, नॉर्मल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है सर? जो अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ये लोग जो थे, इनका कहना यह था कि सर सिर्फ 3 ही बेसिक प्रॉब्लम है। 3 तो बोलते नहीं थे, 2 ही बेसिक प्रॉब्लम बोलते थे। क्या? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस। याद है? क्लियर? लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन थे? कीनेशन, है ना, एलन जी, J.R. हिक्स जी, नाम सुना है सबका? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एलन पढ़ा है? हाँ, मुंडी हिला दिया। एलन नहीं सुना? कीनेशन सुना है? वो तो सुना ही होगा, क्लास 12 पास करके आ रहा है ना। कीनेशन एक बहुत बड़े माहिर थे, उन्हीं का थ्योरी पूरा चलता है आज के डेट में। तो कीनेशन, एलन जी कौन थे? J.R. हिक्स जी कौन थे? सर J.R. हिक्स जी, आप लोग उसका नाम सुना? ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी का सुना है? कुछ ऐसा कुछ ऑर्डिनल अप्रोच नहीं सुना? चलो हम सुना देंगे, ठीक है? तो J.R. हिक्स जी, एलन जी, है ना, कीनेशन जी, ये लोग मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे। इनका कहना यह था कि सर सिर्फ ये 2 बेसिक प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हमारे इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये 2 प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड, इच्छाएं अनलिमिटेड। सर एक और प्रॉब्लम है। सर वो क्या? अब एक बात सुनो, चलो क्लास 12 तो पास हो गया, नहीं तो अच्छा एग्जांपल दे देता। चलो सीए फाउंडेशन है, अभी आप लोग सीए फाउंडेशन करोगे, सबके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब बताओ मेरा इसका मतलब क्या है? टाइम। सितंबर में एग्जाम है ना भाई, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है ना। पढ़ते पढ़ते सोचेगा भाई कोर्स कब खत्म होगा, और जब कोर्स खत्म होगा तो क्या समझ में आएगा? रिवीजन कब करेंगे। रिवीजन जब करेगा तो क्या समझेगा? सर टेस्ट कब देगा, राइटिंग प्रैक्टिस कब करेगा, तब तक तो एग्जाम ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि सर आपके रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, आपका रिसोर्सेस लिमिटेड है वो तो आपको पता है, लेकिन उसी में अगर कोई अपने रिसोर्सेस को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर ले, आपके पास मान के चलो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास क्या है? अकाउंट्स।
99% स्टूडेंट यहाँ से निकलेगा, बाहर जाएगा, कॉफ़ी दबाएगा, 2 लेक्चर मारेगा और अंदर आएगा। लेकिन उसी में 1% ऐसा भी स्टूडेंट होगा, किताब खोलेगा, ओह अकाउंट्स में क्या पढ़ाया था, रिवीजन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है कि नहीं, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करें वो भी तो सबसे बड़ा चीज़ है। भले मैंने आपको 1 घंटा दे दिया, लेकिन आप धीरे धीरे काम करके वो 1 घंटा बर्बाद कर दिया, और वही दूसरा वाला 1 घंटा को क्या कर दिया, एकदम अच्छा से यूज कर लिया। बात सबको समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने ये बोला कि सर रिसोर्सेस सिर्फ नहीं है, रिसोर्सेस को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेस को कैसे प्रोडक्टिविटी करते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। बात सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, लेकिन उसी लिमिटेड रिसोर्सेस को, जैसे आपका मम्मी का एग्जांपल बताया कि टाइम तो लिमिटेड है, लेकिन आप देखता होगा सुबह उठने के बाद एक बार भी मम्मी बैठती नहीं है, धाम धूम काम करती है। मतलब उस रिसोर्सेस को, लिमिटेड रिसोर्सेस को कितना प्रोडक्टिविटी आपकी मम्मा बनाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि भैया, थर्ड प्रॉब्लम क्या सीखा आपने, अपने रिसोर्सेस को कैसे प्रोडक्टिविटी करे, कैसे यूटिलाइज करे। क्लियर हो गया? नंबर 4 एक और है सर, क्या, कोरोना जब आया था, ध्यान से सुनना, कोरोना जब आया था, है ना, तो क्या हम सब प्रिपेयर थे? नहीं, अचानक से क्या लगा था, झटका लगा था ना, लेकिन अब बाहर आ गया। लेकिन तुम लोग को देखो, हम लोग को देखो, सब मोमो का दुकान में चेप रहे, किसी को कोई नहीं है भाई क्या होगा क्या। नरेंद्र मोदी जी का 3 दिन पहले एक मान के चलो न्यूज़ आया था, सुना कोई? अच्छा न्यूज़ तो सुनता ही नहीं, सुना था? क्या सुना था? अरे फर्स्ट बेंच पे बैठा सी है। तो क्या बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कोरोना जैसा सिचुएशन आने वाला है, लेकिन आज शाम को चला जाना कुमारपाड़ा पांचाली में, मोमो का दुकान में लाइन होगा। समझा रहे हैं? मतलब बेफिक्र है, क्यों, उसको पता है ओ ये सिचुएशन तो झेल लिया हम लोग, ऐसा ही होगा, झेल लेंगे। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक्स लैंग्वेज जो बोलता है, अभी भी समझाया था, बिजनेस साइकिल सुना है ना। तो बिजनेस साइकिल अगर आया तो सर इससे कैसे बचेंगे, इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये भी चीज इकोनॉमिक्स आपको बताता है। यहां तक क्लियर? तो 4 चीजें इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाता है। नंबर पहला 2 उसे कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम। तो बताओ बेसिक प्रॉब्लम क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स। नंबर 2 लिमिटेड रिसोर्सेस। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मुताबिक क्या यहीं पे सीमित है? नहीं, 2 एक्स्ट्रा है। पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्टिविटी लेके आए, और दूसरा क्या है? फ्लक्चुएशन, बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशन में कैसे हम हैंडल करें। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो बुक में आ जाते हैं, जो जो अंडरलाइन करेगा वो आपको अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है ना। क्या क्या कर दे, एसी कम कर दे, बंद कर दे, अरे उसको इधर कर दो ना, बंद हो जाए। हाँ बस हो गया बंद, ये तुम लोग से ही सीखा। अच्छा हाँ, चलो 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 चलो, देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनो। पहला जो आपका एमसीक्यू में आएगा सर इकोनॉमी, और एक बात याद रखना, एक बात ध्यान देना, ज्यादातर सुन लो, अरे आज पहला क्लास है तो फर्स्ट चैप्टर ही होगा ना, लास्ट चैप्टर थोड़ा होगा। क्या है, एक साथ है? ओ अच्छा, इतना मोटा कैसे हो गया? ओ ये हमारा ऑडिटर का गलती है। नहीं इतना मोटा तो नहीं था वो, कैसे हो गया इतना मोटा? नहीं इसमें दोनों है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ सुनो, तो क्या बोला हम, एक बात ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, इकोनॉमिक्स का ज्यादातर वर्ड कहां से आया? ग्रीक से आया। कहां से? ग्रीक वर्ड से आया ज्यादातर। तुम पूरे चैप्टर्स ले लेना, माइक्रो मैक्रो, कहीं भी कोई भी वर्ड पूछेगा कहां से आया, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रीक वर्ड से आया। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है?
ग्रीक वर्ड से आया है। तो पहला एमसीक्यू तुम्हारा बन गया, क्या बना बताओ? इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से डिराइव्ड हो रहा है? ग्रीक से डिराइव्ड हो रहा है। क्लियर? और उस वर्ड का नाम क्या है? ओइकोनॉमी। और जैसे हम बताया था, इकोनॉमिक्स को इंडियन क्या बोलते हैं? घर घर की कहानी। तो इसका देखो मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड। या तो क्लियर सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी। अच्छा, सबको पता है इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? क्यों बोलता है फादर? पहली बार इकोनॉमिक्स का टर्म यूज किया था, इसलिए उसको फादर बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने पहली बार बताया था। लेकिन आप लोग को क्या पता है, क्या उनका डेफिनेशन सबसे बेस्ट डेफिनेशन है? सर नहीं, उनका डेफिनेशन सबसे बेस्ट डेफिनेशन नहीं, लेकिन फिर भी उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला बुक में इकोनॉमिक्स के बारे में जो जिक्र किए हैं वो कौन किए? एडम स्मिथ। क्लियर हो गया? तो बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो अगर इतना बड़ा, क्योंकि एमसीक्यूज है तो इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना, तो एक वर्ड में याद रखो, एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या? वेल्थ। एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है? वेल्थ। याद है? क्लियर? और कब दिया था? 1776 में। याद है? क्लियर? जैसे मैंने बताया, दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। बताओ क्या दो फंडामेंटल फैक्ट्स पढ़े थे हम लोग? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन क्या यही सीमित है? नहीं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मुताबिक क्या यही सीमित है? इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्या हम यही पढ़ेंगे? नहीं, इकोनॉमिक्स में हम दो चीज और पढ़ेंगे, वो नीचे बताएंगे। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोला जाता था? क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिक्स में यूज होता था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन ये 19th सेंचुरी तक, इसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, वो हम बताएंगे क्या है। फिर अब ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते क्या? मैंने बताया था ना, इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? आपकी मम्मा के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है ना, और आप लोगों की इच्छाएं बहुत है। क्लियर? तो इसी लिमिटेड रिसोर्सेस में आप सबके इच्छाओं को पूरा करने का कोशिश करते हैं आपकी मम्मा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वही वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्कैर्स रिसोर्सेस। रिलेटिवली स्कैर्स का मतलब क्या? पहले ये बताओ। रिलेटिवली स्कैर्स हम समझाया था तुम लोग। यस, वांट्स के कंपेयर में। नहीं तो अदानी अंबानी जी के पास क्या रिसोर्सेस लिमिटेड है? भाई बहुत रिसोर्सेस है, लेकिन उनके इच्छाओं को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ क्या? रिलेटिवली स्कैर्स। सब कुछ क्लियर है? आगे आर एलोकेटेड, मतलब हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। इस लिमिटेड रिसोर्सेस को हम कैसे एलोकेट करें ताकि हमारे अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई कर सके, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सबको क्लियर? ये लाइन सबको क्लियर है? एक बार देख लो, सबको क्लियर है? क्या बोला सर? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स एक प्रोसेस है जहां पे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो क्या कर सके? सेटिस्फैक्शन दे सके। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर? आगे आगे ये भी सेम लाइन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर। इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज है कि हम लोग कैसे साथ में काम करें ताकि हमारे जो स्कैर्स रिसोर्सेस हैं वो सेटिस्फाइड हो सके, सेटिस्फाई कर सके हमारे अनलिमिटेड वांट्स को, इनफाइनाइट वांट्स को। यहाँ तक क्लियर? एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब सेम है। अब आता है नेक्स्ट। सर क्या नेक्स्ट बताया था मैंने? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मुताबिक, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इकोनॉमिक्स सिर्फ दो चीज़ों में सीमित नहीं है, और दो चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1 क्या? प्रोडक्टिविटी। नंबर 2 फ्लक्चुएशन। वेरी गुड। तो देखो क्या लिखा है,
Economics is not just about how a nation allocates scarce productive resource to various uses. It also deal with number one, productive capacity of this resource is increased. पहला पॉइंट क्लियर, हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रोडक्टिविटी बढ़िया कर सके। हमारे पास पैसे कम है लेकिन उसी पैसे में हम किस तरीका से बिना वेस्ट किए अपने मान के चलो वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट, शार्प फ्लक्चुएशन, अगर समझना है तो ब्रैकेट में लिख लो बिजनेस साइकिल, आगे काम आ जाएगा, आगे काम आ जाएगा, वहां पे लिख लो बिजनेस साइकिल। याद रहेगा बिजनेस साइकिल का मतलब फ्लक्चुएशन। तो अभी थोड़ा बिजनेस साइकिल के बारे में बताएगा आप लोग को। हाँ, तो क्या लिखा है देखो, तो ये जो शार्प फ्लक्चुएशन आता है या आएगा उससे हम कैसे टैकल करें, उससे हम कैसे बचे, ये भी आपको इकोनॉमिक्स बताता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको 4 चीज़ों के बारे में बताएगा। जब आप इकोनॉमिक्स के माइक्रो मैक्रो खत्म कर लोगे तो आपको 4 चीज़ों का नॉलेज होगा। पहला लिमिटेड रिसोर्स, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, और चौथा शार्प फ्लक्चुएशन में कैसे हम अपना प्रोडक्टिविटी करें। यहां तक क्लियर है? चलो, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या था इकोनॉमिक्स का? अच्छा, अब हम थोड़ा ना डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम इसमें आएगा डिसीजन मेकिंग में आएगा। चैप्टर नंबर 1 का एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है, चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। अब डिमेरिट्स क्या हम बताते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ किया गया है वो चैप्टर, वो वर्ड आपको आने वाला चैप्टर में मिलेगा। तो आने वाला चैप्टर तो अभी तक हम समझाया नहीं है या ना। अब ऐसा ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो पूरा चैप्टर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो वो वर्ड समझेंगे कैसे, इसलिए बीच बीच में मैं वो चैप्टर के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले डिमांड क्या होता है, किसी को पता है डिमांड क्या होता है? अच्छा, डिमांड कौन करता है पहले ये बताओ। कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर कौन है? आप लोग कंज्यूमर, यहाँ आप लोग कौन है? कंज्यूमर। मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? अब डिमांड का मतलब क्या है? सर, आप लोग जो खर्चा करना चाह रहे हैं, अब खर्चा क्या करना चाह रहे हैं? ट्यूशन लिया ना, पैसा दिया ना, तो वही तो आपका क्या है? डिमांड है। तो डिमांड का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, डिमांड का मतलब होता है कि पूरे इकोनॉमी में, पूरे साल में, मतलब पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी कंज्यूमर खर्चा करना चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। अभी आप लोग क्या चीज़ में खर्चा कर रहे हैं? सर्विस में। ये क्लास खत्म होने के बाद क्या चीज़ में खर्चा करोगे? चाय पियोगे ना, तो गुड्स में। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो भी खर्चा करना चाहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड। उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड। सप्लाई किसे बोलते हैं? सप्लाई का मतलब क्या है? अगेन वही, इकोनॉमी में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मैं मतलब कौन? प्रोड्यूसर। वेरी गुड, तो जोर से बोलना है। मैं मतलब कौन? प्रोड्यूसर। गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई। बेचना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई। मेरे पास 10 घंटा टाइम है, ध्यान से सुनना, मेरे पास 10 घंटा टाइम है लेकिन मैं सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ाना चाहता हूं, तो बताओ सप्लाई कितना हुआ? सिर्फ 2 घंटा। मैं समझा रहा है? सब बहुत जन ना कंफ्यूज हो जाता है सप्लाई और स्टॉक में। सप्लाई स्टॉक में कंफ्यूज हो जाता है। मान के चलो मेरे दादाजी फार्मर हैं, है ना, अभी मैं होम टाउन से आ रहा हूं, उन्होंने मान के चलो 1000 क्विंटल गेहूं उपजाया है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं इसको बेचूंगा नहीं। लेकिन फार्मर तो प्रोड्यूसर होता है, हाँ या ना? उन्होंने कितना उपजाया? 1000 क्विंटल। तो इसका मतलब सप्लाई कितना हुआ देश का? 1000 क्विंटल। गलत जवाब। सर, उनका इच्छा ही नहीं है बेचने का, वो बोल रहे हैं मेरे बेटा बेटी आएंगे तो उनको खिलाएंगे, इस बार मैं नहीं बेचूंगा, तो सर वो सप्लाई नहीं हो सकता। बस आपको समझ आ रहा है? सप्लाई और स्टॉक में फर्क समझा? फर्क समझा? जो इच्छा जाहिर करते हैं आप बेचने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। अब ध्यान से सुनना। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है? सर, बिजनेस साइकिल ये होता है, 2 ही कंडीशन में बिजनेस साइकिल होता है,
या तो डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम पड़ जाए। जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, है ना, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। चलो गुवाहाटी में तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन विलेज में जाके देखो बहुत सारे होटल ढाबा क्या हो गया, बंद हो गया। बस समझ आ रहा है? तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का मतलब सर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पता है ना महंगाई क्यों बढ़ता है? सर सामान ही नहीं है मेरे पास, मान के चलो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है और आप सब बोल रहे हैं सर मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, तो इसका फायदा उठाएगा। हम बोलेंगे लाख रुपया दो तो बढ़ाएगा, बस समझ गए नहीं? तो इसका फायदा उठाएगा। तो जब एक्सेस डिमांड होता है, ध्यान से सुनना, आगे चल के काम आएगा। जब एक्सेस डिमांड होता है, क्या होता है, एक्सेस डिमांड, तो याद रखना महंगाई बढ़ता है। क्या बढ़ता है, महंगाई। क्लियर? और जब एक्सेस सप्लाई होता है, क्या होता है, 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो डिमांड ज्यादा या तो सप्लाई ज्यादा, है कि नहीं? अब डिमांड तुम लोग के पास है ही नहीं, मान के चलो तुम लोग कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता। आज नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया भाई कोरोना ऐसा सिचुएशन आने वाला है, और अचानक से तुम सब लोग मोमो का दुकान में नहीं जाने लगे, घर में बैठने लगे, पैसा बचाने लगे, तो क्या सुनेगा, दार्जिलिंग मोमो वाला 2 रुपये मोमो बेच रहा है। उपाय नहीं है भाई, सामान तो रखा हुआ है ना, उसको तो बेचना पड़ेगा, तो सर उसको क्या करना पड़ेगा, दाम कम करना पड़ेगा। जैसे दाम कम किया, क्या मार्केट में वो सर्वाइव कर पाएगा? ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कॉस्टिंग भी तो देखना पड़ेगा ना सर, देखना पड़ेगा कि नहीं? कॉस्टिंग भी हमें देखना पड़ता है। अब कॉस्टिंग ही नहीं निकल रहा, कॉस्टिंग ही नहीं निकल रहा, तो दुकान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल कब आता है, जब या तो एक्सेस डिमांड आ जाए और जब क्या आ जाए, एक्सेस सप्लाई आ जाए। अब बोलेगा सर एक्सेस डिमांड आ रहा है तो अच्छा है ना सर, डिमांड बढ़ रहा है तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो लेबर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, लेबर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो देश का जीडीपी ज़्यादा, देश का जीडीपी ज़्यादा मतलब इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रहा है। तो सर ये तो अच्छी बात है, तो बिजनेस साइकिल क्यों? तो बिजनेस साइकिल का मतलब ये नहीं होता खराब, बिजनेस साइकिल में दोनों चीज़ आता है। क्या आता है, अच्छा भी और क्या, खराब भी। क्योंकि ये अच्छा तो हो रहा है, ध्यान से सुनना, अच्छा तो हो रहा है ना, डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, डिमांड और ज़्यादा, अरे भाई रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है भाई, कितना बनाए भाई, तेल कितना निकाले, जमीन में तो तेल तो लिमिटेड है, कोयला तो लिमिटेड है, तो एक बार के लिए सप्लाई क्या हो जाएगा, हॉल, लेकिन डिमांड तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसका मैं क्या उठाऊंगा, फायदा। प्राइस क्या कर दिया, जैसे ही प्राइस बढ़ाया आपका डिमांड कम हो जाएगा, अगेन क्या हो गया, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गया। इसी को क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं हम? अब चलो नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो बीच बीच में ना कुछ कुछ चैप्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि नीचे चल के ना ये सारा वर्ड जो भी हम समझाया है कल आपका काम आएगा, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम समझाते रहेंगे आगे। अब आता है, अभी हम लोग क्या सीखा सर, 2 टॉपिक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में क्लियर हो गया। पहला बताओ, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड, नाम क्या है, मीनिंग क्या है, बुक का नाम क्या है, वेल्थ, है ना। कब लिखा गया बुक, 1776। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। 2 फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मुताबिक और 2 चीज क्या है, प्रोडक्टिविटी और शार्प फ्लक्चुएशन। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग बिजनेस। सब लोग बिजनेस स्टडी पढ़ाई होगा, कोई भी हंस क्यों रहे, अच्छा 100 में 100 आएगा। अच्छा तो बिजनेस के लिए ध्यान से सुनना, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए या बिजनेस खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैपिटल। वेरी गुड, सब मूर्ख है।
अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा तुम लोग सुना तुम्हारे आजू बाजू में, कभी ऐसा सुने? ध्यान से सुना, ऐसे ऐसे बता रहे, सुना है कि तुम्हारे दोस्त के पास पूर्वजों का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन जुआ में सब उड़ा दिया? सुने कभी दोस्तों ऐसा है? अगर है तो संगत छोड़ देना, है ना? तो सिर्फ कैपिटल से नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग। क्या है? अरे भाई कैपिटल तो सबके पास होता है, थोड़ा या ज्यादा। अरे खान सर का नाम नहीं सुना है? फिजिक्स वाला का नाम तुम लोग तो ज्यादा ही सुना होगा, फिजिक्स वाला का फाउंडेशन चल रहा है ना। हाँ, तो फिजिक्स वाला देख लो, और मान के चलो खान सर देख लो, उनके पास पूंजी नहीं था, लेकिन आज इंडिया का मोस्ट क्या टॉप ग्रेडेड एंटरप्रेन्योर है, टॉप ग्रेडेड कंपनी ओनर है। तो कैपिटल अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो आज वो दो क्या बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं होते, लेकिन उनका जो डिसीजन मेकिंग था वो शार्प था। वो क्या था? शार्प। तो कम कैपिटल में भी या ना के बराबर कैपिटल में भी आज तुम देख लो कहां पहुंच गए। या तो क्लियर, समझ में आ गया? तो कैपिटल इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग। अब ध्यान से सुनना, जैसे आज हम आया और देखा ओ नंबर स्टूडेंट आ गए, अब पढ़ाना तो अलग, अब हमारा क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर है तो मेरा दूसरा दिमाग भी फिर रहा है। अब दूसरा दिमाग क्या फिर रहे हैं? अगर ऑपोजिट में एक दुकान ले ले, क्या ले ले? क्या ले ले? दुकान ले ले, है ना, और उसमें कुछ ऐसा चीज बेचे जो तुम्हारा आधा घंटा का ब्रेक है वो हम 45 मिनट का ब्रेक दे दे, ताकि जानबूझ के तुम वहां जाए और क्या करे, वहां खाए, और मेरा इनकम क्या हो, ज्यादा। हाँ या ना? क्लियर? लेकिन क्या चीज का दुकान खोले? ऐसे हम कोई भी चीज तो नहीं खोल सकता ना, कोई भी चीज खोल सकता है क्या? कपड़ा का दुकान खोल दिया, क्या तुम कपड़ा देखने जाएगा? चाय का दुकान खोल दिया, चाय का दुकान खोल दिया, अगर मान के चलो यहाँ कोई चाय पीता ही नहीं है, सब कॉफी पीता है, तो सर पता कैसे चले? पता कैसे चले? ये सब डिसीजन मेकिंग का काम है। तो सुनो, हम क्या करेगा, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही तुम सबको ना बोलेगा जानबूझ के हम एक टेस्ट ले लेंगे। क्या ले लेगा? ऐसा तुम लोग मत करना, हम जस्ट ऐसे नॉलेज बता रहे हैं। जानबूझ के एक टेस्ट ले लेगा और सबको 100 रुपये दे देगा अवार्ड के तौर पे, और बोलेगा जाओ जो मन है खा के आओ। क्या बोलेगा? जो मन है खा के आओ। अब वैसा बात है, 100 रुपये मिला, बोले खा के आओ, तो तुम लोग खाने तो जाएगा ही। अब अपना जो मन पसंदा वही खाएगा ना, तो आगे जो दुकान है या आजू बाजू जो दुकान है तुम सब लोग खा के आया। क्लियर? अब नेक्स्ट डे हम पूछा बताओ क्या क्या कौन कौन खाया, सब ने बोला चिप्स 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 चिप्स, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। तो बताओ इससे हमको क्या मत पता चल गया? ओह, चिप्स और कॉफ़ी का डिमांड है। तो ऑपोजिट में हम एक दुकान ले ले और वहाँ पे क्या बेचना स्टार्ट कर दे? चिप्स और कॉफ़ी। समझ में आया? तो अब बताओ मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। सबका क्लियर हो गया? अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया, ओ तुम लोग को चाय और कॉफ़ी और चिप्स बहुत चाहिए, लेकिन पता ये चला कि सितंबर आ गया, कोर्स खत्म हो गया और अब जाके हम दुकान खोला, तो बताओ क्या मेरा दुकान चलेगा? सर स्टूडेंट ही चला गया तो चाय कॉफ़ी कौन पिएगा? बस समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ कब खोलना है, क्या चीज़ का दुकान खोलना है, कितना खोलना है, ये पूरा का पूरा सर्वे करना पड़ता है। दैट इज डिमांड क्रिएट करना पड़ता है, सप्लाई का पता करना पड़ता है। इस सारे चीज़ को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो बिजनेस का मतलब डिसीजन मेकिंग। बिजनेस का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वी ऑल नो डैट। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको बिजनेस खोलना है, ठीक है, क्या खोलना है, तो पहला चीज तुम क्या देखेगा? मान के चलो तुम सबको बिजनेस खोलना है, तो पहला चीज बिजनेस खोलने का मोटिव तुम्हारा क्या होगा? प्रॉफिट, है ना? इसलिए सब डूबेगा, यहां जितना सब डूबेगा। मेरा मोटिव होगा पहले मार्केट सरवाइव करे। क्या करे? कभी देखा है नया दुकान खुला है, नया मॉल खुला है और वो दे रहा फ्री। आज ये लो 2000 का सामान लो ये फ्री, आज 3000 का सामान लो ये फ्री। देखा है? ये क्या प्रॉफिट मोटिव का काम है? नहीं, वो सरवाइव कर रहा है
ताकि कस्टमर आए, ताकि कस्टमर ज़्यादा है। कुछ दिन तो ऐसा भी देगा कि भैया खासकर ईवी चार्जिंग का एक ऐप है, अभी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा चल रहा है, वो जब भी कोई ईवी का चार्जिंग पॉइंट लगाता है ना 1 महीना फ्री दे देता है, ताकि जितने भी ई रिक्शा ये है वो है वहाँ पे आके चार्ज करें, उनका लत लग जाए। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या, जियो, याद है ना, पहले तो लत लगाया, अब पैसा वसूल रहे है कि नहीं। हाँ, 1 साल 2 साल जो भी है सब उठाया था फायदा, लेकिन अब तो ले रहे हैं उससे खूब पैसा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको पहले सरवाइव करने का सोचना है। सरवाइव कर लिया ना तब तो फिर क्या है, गुडविल बन गया, पैसा चिपते रहो, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, वी ऑल नो दैट, ध्यान से सुन लो, वी ऑल नो दैट सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन साउंड बिजनेस। मतलब आप सरवाइव करोगे, आपका सक्सेस होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिसीजन पे। जैसे हम बताया, कैपिटल पे नहीं, कैपिटल तो लगाया उड़ गया, बर्बाद हो गया, लेकिन अच्छा डिसीजन लिया, डिसीजन क्लिक हो गया तो राजा भी बन जाएगा और नहीं तो भिखारी भी बन जाएगा। आगे, डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू द प्रोसेस, ध्यान से सुनना ये लाइन, ऑफ सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है दुकान खोलने का, कपड़े का दुकान खोल लो, खाने पीने का दुकान खोल लो, कॉफ़ी चिप्स का दुकान खोल लो, बहुत ऑल्टरनेटिव है। सर क्या खोले, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। और ये डिसीजन किसके हेल्प से लेगा हम, डिमांड के हेल्प से। किसके हेल्प से, डिमांड। सबको पता है ना, सबको पता है डिमांड। 100 रुपया दिया था, याद है ना एग्जाम्पल, 100 रुपया दिया था, जो चीज़ ज़्यादा चेपा उसी का डिमांड है तो उसी चीज़ का खोलना है। आगे, दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग ए डिजायर एंड। डिजायर एंड का मतलब होता है डिमांड। डिजायर एंड का मतलब क्या होता है, डिमांड। जो चीज़ ज़्यादा डिमांड करेगा उसी चीज़ का बिजनेस आपको खोलना है, तभी आपका बिजनेस क्या होगा, तरक्की करेगा, चलेगा। क्लियर। आगे, फ्रॉम 2 और मोर ऑल्टरनेटिव। 2 और मोर का समझ गया ना, कपड़ा का दुकान, खाने पीने का दुकान और क्या, कॉफी और चिप्स का दुकान। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, लेकिन जिसका डिमांड ज्यादा है मैंने उसी चीज को क्या किया, अडॉप्ट किया। क्लियर है यहां तक। इसको कहते हैं गुड डिसीजन या डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आपके पास हैं भाई, इसमें से कौन सा बिजनेस करे, इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन सोनली आपको लेना होगा। और जो एंटरप्रेन्योर दिखता है ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर डूब भी जाता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तरक्की भी कर जाता है। तो इसका राज क्या है पीछे, इसका पीछे राज क्या है, डिसीजन मेकिंग। समझ में आ गया। बहुत जन SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स में पैसा लगाता है ना, लेकिन जिसका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, सही टाइम पे पैसा लगाता है, वो अमीर बन जाता है, और कोई क्या बन जाता है, कंगाल बन जाता है। तो इसी को कहते हैं फिजिबल ऑल्टरनेटिव। समझना कि भाई किस में पैसा लगाए। रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस। रैशनल जजमेंट का मतलब, रैशनल का मतलब क्या है, लॉजिकल, सोच समझ के, पागल जैसा नहीं, पैसा आ गया लगा दो पैसा किसी में, ये नहीं। रैशनल, ये वर्ड तुमको पूरा इकोनॉमिक्स में मिलेगा। रैशनल बिहेवियर, रैशनल कंज्यूमर, जिसका दिमागी हालत क्या है, सही है, ठीक है। तो रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस। मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे कॉफी और चिप्स का दुकान खोलना है, क्या मैंने डिसीजन ऐसे ले लिया, कैसे लिया डिसीजन, पहला बात इंफॉर्मेशन, आप लोग से इंफॉर्मेशन लिया था कि नहीं, क्या खा के आया है कि नहीं। चॉइस, आपने चॉइस बताया अपना, क्या खाया आपने, चिप्स और कॉफी। ऑफ ए पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव विच द डिसीजन मेकर फाइंड एज द मोस्ट सूटेबल। इसमें ना एक और चीज़ है, मान के चलो बहुत जन ने चाय बोला, बहुत जन ने कॉफ़ी बोला और चिप्स भी बोला, है ना, और बहुत जन ने मान के चलो कुछ उटपटांग चीज़ें का नाम भी बता दिया। अब मुझे वो खोलना है या चिप्स और कॉफ़ी का खोलना है, ये सोनली किसका डिसीजन होना चाहिए, गुड एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। इन शॉर्ट एक वर्ड में ये समझो कि कोई भी बिजनेसमैन जो डिसीजन लेता अपने बिजनेस के बारे में, है ना,
तो उसको इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। क्या बोला? उसको किसका जरूरत पड़ता है? ये इंफॉर्मेशन आएगा कहां से? बस समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे कपड़े का दुकान खोलना है, मुझे कॉफ़ी का दुकान खोलना है, मुझे चिप्स का दुकान खोलना है ना? ये पता कैसे चला? इंफॉर्मेशन से। ये इंफॉर्मेशन आया कहां से? कंज्यूमर से। कंज्यूमर ने क्या बताया? अपना चॉइस, मतलब डिमांड, है ना? डिमांड कहां पढ़ेंगे आप? डिमांड के बारे में, ये डिमांड के बारे में, डिमांड का नॉलेज, अभी तो डिमांड खाली वर्ड समझाया। डिमांड कब बढ़ेगा, कब कमेगा, ये सारा चीज आपको किस में पढ़ाया जाएगा? इकोनॉमिक्स में। किस में? तो इन शॉर्ट, ध्यान से सुन लो, इन शॉर्ट अब हम ये बोल सकते हैं कि मेरा बिजनेस का डिसीजन किस पे निर्भर करता है? इकोनॉमिक्स पे। हाँ या ना? नहीं समझा क्या बोला? नहीं समझा हम क्या बोला? अरे भाई, हम कॉफी और चिप्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे? आपका डिमांड देख के ना। और डिमांड आपको कहां से पढ़ाया गया? कैसे पता चला डिमांड क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ेगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स आपको बताएगा डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कॉस्ट कैसे करते हैं, कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्शन कितना तेजी से बढ़ेगा, तेजी से नहीं बढ़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इकोनॉमिक्स बताएगा। और जब आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और ये डिसीजन लेने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगा? कहां से? कंज्यूमर से। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, जो 100 रुपया मैंने आपको बांटा, वो रमेश सर नहीं बांटेंगे क्योंकि वो अकाउंट्स के टीचर, विकास सर नहीं बांटेंगे, वो बोलेगा भाई 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन मेरा, क्योंकि हम क्या है? इकोनॉमिक्स का टीचर। 100 रुपया भी बांटा तो 10,000 खर्चा हुआ, एक महीना में चाय पिया, 1 लाख रुपया कमा लिया। 1 लाख से 10,000 गया, कितना रुपया प्रॉफिट? 90,000 प्रॉफिट। ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही सोच सकता है। सबको क्लियर? तो इकोनॉमिक्स मतलब ये चीज मैंने कैसे सोचा, ये दिमाग कैसे लगाया? सर ये चीज आपको भी दिमाग में आएगा कब? जब आप डिमांड के बारे में सीखोगे, सप्लाई के बारे में सीखोगे, कॉस्ट के बारे में सीखोगे, प्रोडक्शन के बारे में, इन शॉर्ट आप इकोनॉमिक्स के बारे में सीखोगे। बात सबको समझ आया? तो अगर मैं आपको पूछूं कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना। जब भी कोई बिजनेस को चलाने के लिए प्रैक्टिकली आप इकोनॉमिक्स के इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स के इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली क्या अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो भी मेरे पास इकोनॉमिक्स का दिमाग है, डिमांड, सप्लाई के बारे में नॉलेज है, इन सारे नॉलेज को प्रैक्टिकली, याद रखना, प्रैक्टिकली का मतलब होता है भाई बिजनेस चलाने के लिए तो प्रैक्टिकली यूज करना पड़ता है ना, है ना? अब मुझे बिजनेस खोलना है तो प्रैक्टिकली मुझे दुकान खोलना पड़ेगा, तब पता चलेगा भाई प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। क्लियर? मेरे पास दिमाग तो है, ध्यान से सुनो, एज ए इकोनॉमिक्स टीचर, एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आपके पास दिमाग तो है, डिमांड कब बढ़ेगा, डिमांड कब कमेगा, नॉलेज तो है, लेकिन ये सक्सेस होगा नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। बस सबको समझ आ रहा है? तो जब इकोनॉमिक्स के नॉलेज को प्रैक्टिकली आप अपने बिजनेस में क्या करोगे? अप्लाई करोगे, तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। सबको क्लियर? सबको क्लियर हो गया? इसलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्लाइड। समझ गए अप्लाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने क्या किया है? अप्लाइड किया है। क्या चीज को अप्लाई किया है? इकोनॉमिक्स के नॉलेज को, इकोनॉमिक्स के थ्योरी को प्रैक्टिकली क्या किया आपने? अप्लाइड किया। कहाँ पे अप्लाइड किया है? अपने बिजनेस में। सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जैसे मैंने आपको समझा ही दिया कि गुड डिसीजन क्या क्या चीज़ का होता है। सर शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, हमें ये बिजनेस खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना चाहिए, कौन सा टेक्निक अपनाना चाहिए,
कौन से कंपोनेंट्स लगाना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में, सब चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि सितंबर में दुकान खोले या अभी दुकान खोले, है ना, ये भी डिसीजन का पार्ट है। अभी खोलेगा तो बिजनेस चलेगा, सितंबर में खोलेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, है कि नहीं। क्या चीज़ का बिजनेस करे सर, कॉफ़ी और चिप्स का बिजनेस करे, बस आपको समझ आ रहा है। तो इन सारे चीज़ को कहते हैं गुड डिसीजन। क्या कहते हैं हम लोग, सबको क्लियर हो गया, इकोनॉमिक्स क्लियर, गुड डिसीजन मतलब बिजनेस क्लियर। चलो अब और भी है, देखो जरा, जैसे हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सूट करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपका नॉलेज नहीं होता, अनसर्टेनिटी होता है। मतलब मैंने 100 रुपये आपको दिया और सब अलग अलग चीज़ का नाम बताया, तो डिसीजन तो मेरे को लेना है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स दैट अ मैनेजमेंट बी इक्विप्ड विथ प्रॉपर मेथोडोलॉजी। अपने मोबाइल में आप वेदर रिपोर्ट में जाना, किस में जाना, वेदर रिपोर्ट में, है ना, क्लियर। तो 10 दिन बाद का भी वेदर रिपोर्ट वहाँ दिखा देता है, दिखाता है ना, कैसे दिखाता है, तुक्का मारता है क्या, प्रेडिक्शन का मतलब होता है तुक्का, तो तुक्का मारेगा क्या, वो बारिश होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। उसके लिए सर्टेन रिसर्च है, सर्टेन मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाता है। हवा का तापमान कितना है, हवा किस डिसीजन से, मतलब किस डायरेक्शन से जा रहा है, उन सब को कैलकुलेट करके एक डिसीजन लिया जाता है कि बारिश होगा या नहीं होगा। तो सेम तरीका से हम जो डिसीजन लेते हैं वो अलग अलग मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं। और मेथोडोलॉजी क्या है सर, डिमांड क्या चीज़ का है, सप्लाई क्या है, कॉस्ट क्या इफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन क्या इफेक्ट कर रहा है, मार्केट कौन सा है, और ये सारी चीज़ के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे हम, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। इन शॉर्ट, आपका कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है वो प्रॉपर मेथोडोलॉजी को, टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करके लिया जाता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मेथड का, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल चीज़ का, वो है इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें। क्लियर। आगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट दिस नीड्स ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग ए ह्यूज कॉर्पस ऑफ थ्योरी एंड टेक्निक्स। और ये तभी हम लोग पूरा कर सकते हैं जब हमें थ्योरी और टेक्निक के बारे में पता होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, चैप्टर नंबर 1 का सबसे बड़ा डिमेरिट्स है, अभी तक आपको डिमांड के बारे में नहीं पता, सप्लाई के बारे में नहीं पता, कॉस्ट के बारे में नहीं पता, प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बिजनेस चलाने में इन सब का क्या नीड है। जब वो सब पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा, ओ बिजनेस तो फिर हम अच्छे से चला पाएगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ मान के चलो 40 सीट बैठने का है, कितना, देखना आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं। 40 सीट बैठने का है, 35 सीट फुल हो चुका है, कितना, एग्जाम्पल बता रहा है बस, 35 सीट फुल हो चुका है, ठीक है। चलो 38 सीट फुल हो चुका है, क्लियर। मेरा प्रॉफिट 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। पता फिक्स कॉस्ट क्या होता है, रेंट, इस कोचिंग का रेंट। तो भाई रेंट अगर 10,000 है तो 4 बच्चा भी आया तो 10,000 तो निकल गया, मतलब फिक्स कॉस्ट निकल गया मेरा। अब फिक्स कॉस्ट का चिंता नहीं है, ऊपर का जो पैसा कमा रहा है वो क्या है, जोर से, ऊपर का जो पैसा कमा रहा है वो क्या है, बकलोल। तो टी शर्ट का पैसा कहाँ से लाएगा रे हम, पॉकेट से, वो प्रॉफिट नहीं है। अभी और भी चीज़ है सर, क्या है दूसरा चीज़, वेरिएबल कॉस्ट। बस आपको समझा रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपका टी शर्ट का खर्चा है ना, इसका टी शर्ट का खर्चा उसे कैसे निकालेगा, बस आपको समझा रहा है। फिक्स कॉस्ट तो सब पे लग रहा है, लेकिन मान के चलो जो टी शर्ट आपको दिया जाता है सोनली आप पहन रहे हैं, उसका खर्चा आपसे मेरे को निकालना पड़ेगा, बस समझ आ रहा है, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया, देखता कितना समझ में। तो अब मान के चलो 38 स्टूडेंट मेरे पास आ गया, 2 सीट अभी भी खाली है जिसको हम बैठा सकते हैं। अब 2 बच्चा मेरे पास आया, 2 स्टूडेंट मेरे पास आया और मेरे को बोला कि सर मेरे पास थोड़ा पैसा का कमी है, मैं ना आपको फीस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप
मेरे ऊपर थोड़ा सा एक तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सर हम रिजल्ट ला के दिखाएगा आपको। क्या ला के दिखाएगा? रिजल्ट ला के दिखाएगा और तरक्की करके दिखाएगा। अब बताओ मेरे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बताओ, उसका एडमिशन लेना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में या नहीं लेना चाहिए? मैंने बोला फॉर 38 स्टूडेंट आ गए हैं, ध्यान से सुनो, मेरा कॉस्ट रिकवर हो रहा है आराम से, सब चीज़ का टीचर उचर ये सब रिकवर हो जाएगा। 38 स्टूडेंट आ गया, अब 2 स्टूडेंट वहाँ बैठ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर खाली रहा तो कोई कुछ नहीं होगा, वहाँ बैठ भी गया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ वो 2 स्टूडेंट को हम एडमिशन ले या ना ले? वो 2 स्टूडेंट को हम एडमिशन ले या ना ले? नहीं ले, उसको निकाल दे, बोले छोड़ दो, चला जाए। लेना हो। अब बताओ क्यों ले? उसका रेपुटेशन अच्छा होगा। हाँ? ठीक है, भाग्य से हम अकाउंट्स का टीचर भी है, तो अकाउंट्स में प्रेडिक्शन का कोई वैल्यू नहीं। तुम अच्छा करेगा कहाँ लिखा हुआ, तुम पास होगा कहाँ लिखा है कि नहीं? तो दिल ये बोल रहा है भाई एडमिशन ले लो, वो 4 जन को बोलेगा 4 स्टूडेंट लेके आ जाएगा, लेकिन इसलिए इकोनॉमिक्स सुपीरियर होता है। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट हम ये दिमाग लगाएगा। अब ध्यान से सुनो हम क्या दिमाग लगाएगा, उसका भी बात रखेगा, अपना भी बात रखेगा। ध्यान से सुनो हम क्या बोलेगा। वो लड़की सही बोल रही थी, क्योंकि मेरा कान और आँख बहुत तेज है। क्या बोल रहा था आप? वेरी गुड। तो क्या बोला सुनो, अब ध्यान से सुनना। वो 2 लड़की वहाँ अगर बैठ जाती है, लड़का बैठ जाता है, तो सर इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। भाई रेंट तो निकल ही रहा है, टीचर का पढ़ाई का खर्चा निकल ही रहा है, स्टाफ का खर्चा निकल ही रहा है, सब निकल रहा है। तो भाई बैठाने में क्या दिक्कत है? सर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर उसको मुझे टी शर्ट देना पड़ेगा, वो तो प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसका पैसा तो अपने पॉकेट से लगेगा, तो वो हम क्यों दें? बोलेगा 100 रुपया, मान के चलो 300 रुपया टी शर्ट का। आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, मोबाइल में दिया हो ना सॉफ्टवेयर ऑनलाइन देखने के लिए, उसका भी पैसा लगता है एक स्टूडेंट के ऊपर। वो तो आपको देगा तो आपको भी देना पड़ेगा, उसका पैसा लगेगा। बुक, ये बुक तो प्रिंट करेगा तो आपको मिलेगा ना, उसका भी तो पैसा लगेगा। तो इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो जब भी कोई अच्छा बिजनेसमैन अगर होगा तो सर वो प्रोडक्शन कब तक करेगा? जब तक उसका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। हम वो 2 स्टूडेंट को ये बोलेगा कि आप एक काम करो, आपसे हम 38,000 नहीं लेंगे, आप मेरे को 10,000 दे दो। कितना दे दो? 10,000 दे दो, क्योंकि वो आप पे मेरा खर्चा है, वो दे दो, बाद बाकी आप आराम से पढ़ लो। तो उसका बात भी रख लिया, उसको स्कॉलरशिप भी मिल गया, और प्लस मेरा क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? रिकवर हो गया। बस सबको समझ आ रहा है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता बताओ? टी शर्ट का खर्चा, बुक कॉपी का खर्चा, ये मेरे पॉकेट से जाता, और कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उसके पॉकेट से पैसा लग जाए। बस सबको समझ आ रहा है? ये गुड डिसीजन का पार्ट है, ये गुड डिसीजन का पार्ट है। ये बोला जाता है आपका बिजनेस तब तक प्रोडक्शन करते रहना चाहिए जब तक आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। क्या रिकवर हो रहा है? नो डाउट मेरा लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है वो स्टूडेंट पे। 38,000 में 10,000 ले रहा, तो मेरा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या चीज़ का लॉस हो रहा है बताओ? फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो ही रहा है ना, तो सर्वाइव कर लेगा। तो बिजनेस तब तक प्रोडक्शन करते रहना चाहिए, तब तक रन करते रहना चाहिए, जब तक क्या रिकवर ना हो जाए? जोर से, वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रहा, तो हाथों हाथ आपको क्या कर लेना है? प्रोडक्शन रोक देना है, बंद कर देना है। आपको बच्चे का एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि उस 2 बच्चे का एडमिशन ले लिया तो उसके पीछे मार्केट में फैलेगा, ओ सर तो फ्री में पढ़ा रहा है, 10 बच्चा और आएगा, है ना। मन मोहने के लिए आप 10 का और एडमिशन ले लिया, पता चलेगा 40 का 40 फ्री, तो फिर सर्वाइव कहाँ से करोगे? बस सबको समझ में आ रहा है? ये नॉलेज कहाँ से मिला आपको?
फिर ये डिसीजन मैंने कहाँ अप्लाई किया? अपने बिजनेस में। तो क्या सीखा सर? इकोनॉमिक्स का थ्योरी, इकोनॉमिक्स का डिसीजन आप कहाँ अप्लाई करते हो? बिजनेस में। तो इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बात सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स में। किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो, तो एज पर जोएल डीन, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, इनके मुताबिक बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। बताएगा इसका मतलब क्या है? आप बताओ। यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका मतलब क्या है? यूज करना। आपके दिमाग में जो भी डिमांड का कंसेप्ट है, सप्लाई का कंसेप्ट है, अभी जो मैंने प्रोडक्शन का कंसेप्ट दिया, कॉस्ट का कंसेप्ट दिया, उसको आपने कहाँ अप्लाई किया? समझ आ रहा सबको? एक एक वर्ड अच्छे से समझना है। आगे बढ़ जाओ। टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कैर्स और रिसोर्स। क्लियर? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपके जो इकोनॉमिक थ्योरी है, आपके जो इकोनॉमिक टेक्निक्स हैं दिमाग के अंदर, उसको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में यूज करो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है भाई? कैसे अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, इतना सोचना क्यों है? बताओ क्यों सोचना है? इतना दिमाग क्यों लगा रहा भाई? लिमिटेड रिसोर्स। एक बार बिजनेस में पापा ने 10 लाख रुपया दिया, बिजनेस करो, डूब गया तो गैरेज में जाके काम करना है ना? तो पैसा कहां लगाना है अब 10 बार सोचेगा, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं ना। जैसे वो लड़का ने क्या किया? मैनेज किया। ये लड़की जो बताया क्या किया? मैनेज किया। इसने क्या देखा? अरे वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा तो लॉस होगा। इसी को बोलता है मैनेज करना। थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज को बिजनेस में मैनेज करना, ताकि आपका बेस्ट निकल सके। इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से सुन लो, 2 MCQ आपका निकलेगा। इकोनॉमिक्स किसे, मतलब इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? नंबर 1, टिल 19th सेंचुरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम? वेरी गुड। और सिर्फ ऐसा पूछे, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फिर आपको यहां बोलेगा सर आपने तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला था, है ना? वो दूसरा नाम नहीं होता है, बस इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स इसलिए बोलते हैं। क्यों बोलते बताओ? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स थ्योरी, इकोनॉमिक्स टेक्निक को प्रैक्टिकली क्या करते हो? अप्लाई करते हो। बट ये नाम नहीं है, याद रखना। नाम सिर्फ 2 ही है। क्या नाम है? पॉलिटिकल मैनेजर। टिल 19th सेंचुरी बोलेगा तो पॉलिटिकल, कुछ नहीं बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जो वर्ड अभी समझाया था वो वर्ड सारा यहाँ पे आ गया, इसलिए पहले वो समझाया तुम लोग को ताकि समझ में आ जाए। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स provide the tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition. Business economics apply these tools in the process of business decision making. Clear? तो जो भी डिमांड, जो भी सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन के अलग अलग थ्योरीज है, जो आपको मैंने इनडायरेक्टली समझाया था, उन सारे चीज़ों को आपने बिजनेस में प्रैक्टिकली क्या किया? अप्लाई किया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्लियर? चलो आगे और देखते हैं। सारा लाइन वही है, बस अलग अलग चीज बोल दिया है। देखो फिर वही, यहाँ पे भी वही लाइन है। क्या लिखा? देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्राइजेस दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक, थ्योरी एंड एनालिटिकल टूल्स दैट आर यूज्ड इन रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब बताओ रैशनल का मतलब सबको क्लियर? रैशनल का मतलब क्लियर? दिमागी हालत ठीक होके जो डिसीजन लिया जाता है उसे कहते हैं रैशनल। इन शॉर्ट इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तुमसे पूछेगा बताओ ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों है? तो देखो यहां थ्योरी और प्रैक्टिकल, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे। तो जब ज्ञान को, थ्योरी को और प्रैक्टिकल चीज का जो गैप है उसको एलिमिनेट कर दे तो उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इन शॉर्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स
थ्योरी और नॉलेज या मान के चलो प्रैक्टिकल चीज़ का जो गैप है उसको एलिमिनेट कर देता है। आपके जो थ्योरी है उसको जब आप प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। याद रखना, आपके पास नॉलेज है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है। जब आप इकोनॉमिक्स थ्योरी को प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो जो गैप था थ्योरी का और प्रैक्टिकल का वो क्या हो गया, दूर हो गया। एक तरह का ब्रिज बन गया यहां से यहां पहुंचने का, उसको आप एलिमिनेट कर दिया, तो फिर आप क्या बोलोगे, इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक दूसरा पे ये इंटरडिपेंडेंस है। क्या है ये, ऑब्वियस सा बात है। गुड डिसीजन तभी होगा जब आपके पास इकोनॉमिक थ्योरी होगा। इकोनॉमिक्स थ्योरी आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, इमेजिनरी। ये एक्चुअली ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेरे साथ हो गया और हम आपको बता रहे हैं, नहीं, ये बस हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई, जैसे एक एग्जांपल बताता है, ध्यान से सुनना सब लोग, एक बार सुन लो। मान के चलो मेरा एक दोस्त है, सुनना, मेरा एक दोस्त है, उसके पापा GMDA में काम करते हैं। GMDA पता है ना, गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट सिटी का जो अथॉरिटी है उसे कहते हैं GMDA। जैसे आपके पापा को बिल्डिंग बनाना है तो परमिशन GMDA से लेना पड़ता है, आपके पापा को रास्ता सफ़ा करवाना है उसके लिए GMDA से परमिशन लेना पड़ता है। तो मेरा एक दोस्त है, ध्यान से सुन लेना सब लोग, मेरा ईटा बालू सीमेंट लोहा का कारोबार है, हार्डवेयर का कारोबार है, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है, उसका पापा GMDA का हेड है, ठीक है। उसका पापा एक दिन बहुत सारा फाइल लेकर के अपने घर आया, उसके घर आया, और उसका पापा मेरा दोस्त जो है वो अपने पापा को ये बोला, इतना सारा फाइल क्या चीज़ का पापा। तो उसका पापा ने बोला, यार बेटा बहुत सारा ना बिल्डिंग बनने वाला भी गुवाहाटी में, उसी का परमिशन का फाइल है, तो मेरे को आज सबको परमिशन देना है ताकि वो बिल्डिंग बना सके। और ये बात मेरे को पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कि बिल्डिंग बनने वाला है। अब बताओ हम क्या करें, अरे बताओ ना हम क्या करें। अरे बकलोल, ईटा बालू सीमेंट का दुकान है मेरा, ईटा ऑर्डर दे के रख लो, शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, समझा। पूरा गोडाउन ईटा से भर दो, बालू से भर दो, सीमेंट से भर दो, क्योंकि आने वाला टाइम पे क्या बनने वाला है, बिल्डिंग बनने वाला है। जब वो बिल्डर उस दुकान में जाएगा, उसके पास माल ही नहीं है, तो किसके पास आएगा, मेरे पास, और मेरे पास भरपूर माल पड़ा हुआ है। तो ये दिमाग मैंने कैसे लगाया, इकोनॉमिक डिमांड फोरकास्टिंग से, इसे कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। मैंने फोरकास्ट किया कि भाई अगर मान के चलो आगे चल के बहुत सारा बिल्डिंग बनने वाला है, तो सर ईटा बालू सीमेंट का डिमांड ज़्यादा होगा, तो सर ईटा बालू डिमांड का सीमेंट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बात सबको समझ में आया। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी को मैंने अपने बिजनेस में क्या किया, प्रैक्टिकली अप्लाई किया। समझ में आ गया, वही ये लाइन में लिखा हुआ है। हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक कैरेक्टर, दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ट इन सिंप्लीफाइंग एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब फोरकास्टिंग, एजम्पशन करना, समझ में आ गया। और इसी तरह से एजम्पशन किया जाता है, क्लियर। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू दिया कि भाई आने वाला टाइम पे कोरोना जैसा सिचुएशन आने वाला है, ये क्या उनका सपना में आया और बोल दिया क्या, नहीं। वो बहुत उनके जो आजू बाजू जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तोल मोल के मेथोडोलॉजी टेक्निकल चीज़ें को समझ बूझ करके उनको बताया, और वो वॉलंटरीली हमारे देश को क्या किया, बताया। समझा। तो कोई भी चीज़ को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास इकोनॉमिक थ्योरी ना हो। आपके पास इकोनॉमिक थ्योरी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट एक ही वर्ड में प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बताओ सबको क्लियर, इकोनॉमिक्स वर्ड सबको क्लियर हो गया, बिजनेस वर्ड सबको क्लियर हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड सबको क्लियर हो गया, क्लियर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किस गैप को पूरा करता है, तो आप क्या बोलोगे, इकोनॉमिक थ्योरी और प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है,
साइंस पढ़ा है ना, ऐसे पास हो गए। साइंस का मतलब क्या होता है? कॉजेस एंड इफेक्ट्स, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये करेंगे तो ये क्या होगा, इसे कहते हैं साइंस। साइंस को एक वर्ड में बोला जाता है कॉजेस एंड इफेक्ट्स, है ना। आर्ट्स को क्या बोला जाता है? क्रिएटिविटी, कला, है ना, प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाना। तो अब बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या साइंस है? सर दोनों है ना। जैसे सर साइंस कैसे है? डिमांड बढ़ेगा, डिमांड अगर बढ़ रहा है, ओहो सर प्राइस तो बढ़ने वाला है ना। तो कॉजेस एंड इफेक्ट हुआ कि नहीं? प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड बढ़ेगा। प्राइसेस क्यों कमेगा? क्योंकि डिमांड कमेगा। तो ये साइंस है। आर्ट्स क्यों है? सर उसको प्रैक्टिकली आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं। तो सर वो क्या हो गया? बोथ साइंस एंड आर्ट्स। सबको क्लियर? तो तुमसे पूछेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तुम क्या बोलेंगे? बोथ साइंस एंड आर्ट। ये बाद में आएगा, बस हम क्योंकि टॉपिक चल ही रहा था तो बीच में आपको डाल दिया। क्लियर? चलो अच्छा, सबसे पहले अभी क्लास में आके बोला कि भैया आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? माइक्रो और मैक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो होता क्या है पता है? अगर हम बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मेरा डिमांड के बारे में अगर बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा प्रेरणा टोटल का स्टूडेंट का डिमांड के बारे में बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर प्रेरणा टोटल का स्टूडेंट के बारे में बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर गुवाहाटी का स्टूडेंट के बारे में बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। गुवाहाटी का स्टूडेंट के बारे में बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिया का स्टूडेंट के बारे में बात करें, समझा रहे? तो जब इंडिविजुअल के बारे में बात करें, माइक्रो। एग्रीगेट के बारे में बात करें, एज अ होल के बारे में बात करें, मैक्रो। एक ट्री के बारे में बात करें, माइक्रो। फॉरेस्ट के बारे में बात करें, मैक्रो। समझ में आ गया? माइक्रो में आपको बेसिकली डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट्स, इससे देश का कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा और आपका लेना देना है। इसलिए ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? देश का इनकम, देश का एम्प्लॉयमेंट, देश का प्रोडक्टिविटी, देश का प्राइस लेवल, देश का सेविंग्स, देश का इन्वेस्टमेंट, देश का इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ किस में आता है? मैक्रो में आता है। अच्छा, ये टॉपिक में नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब पता है? हाँ? जनरल प्राइस का मतलब क्या है? मतलब जैसे कोई भी चीज़ का जनरल प्राइस होता है, तो वो इंक्रीज हो रहा होता है इंडिया में, इन्फ्लेशन हो रहा है। इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? मतलब महंगाई, महंगाई को बोलेगा इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे उसने बताया जनरल प्राइस इंडेक्स का बढ़ जाना। और वो क्यों होता है? क्योंकि देश में डिमांड ज़्यादा हो जाता है। डिमांड ज़्यादा क्यों होता है? अब बोलेगा, जैसे बोलेगा किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, उसके पापा यही बोलेगा क्या सर, हम लोग तो मान के चलेगा एग्जाम्पल मेरे से पूछेगा, हम बोलेगा क्या सर हम प्री-नेट टोटल में पढ़ाते हैं, मेरा तो कमाई उतना का उतना ही है, हम कहाँ से ये सब कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा बेटा बेटी मोमो का दुकान में लाइन लगा के खड़ा है, खूब खर्चा कर रहा है। कैसे? मेरा कमाई उतना ही है लेकिन फिर भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है। कैसे? सर मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। क्या ज़्यादा हो रहा है? अब मनी सप्लाई का मतलब होता है पैसा। अब पैसा का मतलब ये नहीं मेरा इनकम, ध्यान से सुनना। अब जैसे हम बताते हैं मेरा इनकम 10,000 का है। कितना का? 10 साल पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 का इनकम है मेरा। क्लियर? ठीक है। लेकिन पहले मेरा खर्चा कम था, अभी खर्चा अचानक से बढ़ गया। हम बोल रहे भाई मेरा मनी सप्लाई बढ़ गया। अब तुम बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं, आपका तो इनकम 10,000 था, अभी भी कितना है? 10,000 ही है। फिर आप बोल रहे हो आपका मनी सप्लाई बढ़ गया। यस मनी सप्लाई बढ़ गया। कैसे? ध्यान से सुनो। 10,000 में से है ना, मैं LPG गैस खरीदता था 1,300 रुपये में, लेकिन सरकार ने सब्सिडी दे दिया और सरकार 800 रुपये में देना स्टार्ट कर दिया, तो कितना बच गया? 500। इलेक्ट्रिसिटी 2,000 का बिल आता था,
अब सरकार बोला कि नो इलेक्ट्रिसिटी फ्री, कितना बच गया? कमाई 10,000 ही है, कमाई 10,000 ही है, लेकिन मेरे पॉकेट में पैसा ज़्यादा बढ़ गया, 2,000 बच गया, यहाँ पे 500 बच गया, 2,500 मेरा आ गया। पेंशन 1,000 रुपया मिल रहा है मुफ्त का, 1,000 रुपया और बढ़ गया। तो ये जो पैसा बढ़ा, जैसे मेरा ये पैसा बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा, अब अपना बेटा बेटी का पॉकेट मनी बढ़ाएगा। पॉकेट मनी बढ़ाएगा तो बेटा बेटी कहाँ दिखाई देगा? दुकान में दिखाई देगा। आप सबको समझ में आ रहा है? चलो अब एक बात बताओ, और डिफ्लेशन का मतलब है कंगाल। कोरोना का सिचुएशन, किसी के पास पैसा ही नहीं है, कमाई नहीं है, पैसा नहीं है। अब एक बात बताओ, कौन सा सिचुएशन अच्छा है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? कौन सा अच्छा है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? अरे कोई एक तो चूज करो ना। देखो वैसे अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन बेटर, वैसे अगर देखा जाए डिफ्लेशन अच्छा नहीं। क्यों बताओ? किसी के पास पैसा नहीं है ना, चीज़ों का दाम कमेगा। अब तुम बोलेगा सर चीज़ों का दाम कमेगा तो सर हम लोग के लिए तो अच्छा है ना, सस्ता में खरीदेगा। अरे भाई कितना दिन पैसा होगा तब तो खरीदोगे। अगर मान के चलो मुझे इस कॉफ़ी का दाम 10 रुपया था, मुझे 2 रुपये में बेचना पड़ रहा है, हम कितना दिन बेच लेगा 2 रुपये में? हमको दुकान तो बंद करना पड़ेगा। जैसे ही दुकान बंद किया, मेरा 4 स्टाफ था, चारों स्टाफ क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। तो पूरा देश क्या हो गया? कंगाल हो गया। तो ये अच्छा है क्या? नहीं। इससे अच्छा थोड़ा इन्फ्लेशन है। महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? आपका मनी सप्लाई भी तो बढ़ रहा है। तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है तो जीडीपी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगेन ज़्यादा इन्फ्लेशन होना भी अच्छा बात नहीं है। अगर ज़्यादा ही आप प्रोडक्शन करोगे, जैसे मैंने बताया था कि भाई आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, एक टाइम पे आपके रिसोर्स क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिमांड तो तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर महंगाई। समझ आ गया? तो कोई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे लिए। लेकिन हाँ, अगर वैसे पूछेगा कौन सा ज़्यादा बेटर है तो आप क्या बताओगे? इन्फ्लेशन ज़्यादा बेटर है। सबको क्लियर हो गया? तो कुछ साइड का चीज़ भी हम आपको बताया जो आगे चल के आपको, ये जितना भी हम चीज़ें बता रहे हैं ये ऐसे नहीं बता रहा, आगे चल के आपको काम आएगा। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया बताओ दो एक बार। एक हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या है, एक हमने डिस्कस किया बिजनेस क्या है, फिर हमने डिस्कस किया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। क्लियर? फिर थोड़ा सा हमने सीखा क्या डिमांड क्या है, थोड़ा सा हमने सीखा सप्लाई क्या है, थोड़ा सा हमने सीखा कॉस्ट के बारे में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। याद है? क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए